हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएनसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन एक रहने वाला है सेशन अपने नोट सेट के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पे, जहाँ पर हम लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो आज का जो अपना सेशन भी है उन्हीं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के ऊपर बेसिस रहने वाला है। कोई भी एक सिंगल एमसीक्यू भी आपको रैंडम एमसीक्यू नहीं मिलेगा, सारे के सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है। और साथ में जहाँ पे लगता है कि टॉपिक डिस्कशन की नीड होगी वहां पर मैं आपको जो है टॉपिक डिस्कशन भी करवाऊंगा। टॉपिक डिस्कशन थ्योरेटिकल नहीं होगा, ध्यान में रखिए, थ्योरेटिकल नहीं होगा। वहां से क्या एमसीक्यू बनता है, नेक्स्ट क्या एमसीक्यू बन सकता है और किस प्रकार से बनेगा, वो एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और विद आपको इमेजेस आपको साथ में ये है, हर एक टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अब जब लास्ट टाइम है, कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको अगर प्रोवाइड किया जाए तो उसका यहाँ पे, और साथ में आपका कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए जो है वो इमेज बेस यहाँ पे कंटिन्यू आपके रहेगी सेशन के अंदर। तो इसी के साथ ही अपने सेशन को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यू है अपना। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू अपना, ए प्रेग्नेंट वुमन एट 28-week gestation visited antenatal clinic at primary healthcare center फॉर द फर्स्ट टाइम। एक प्रेग्नेंट वुमन है जो 28 वीक का भी जेस्टेशन पीरियड है उसके, और वो विजिट कर रही है एंटीनेटल क्लिनिक के लिए। कहाँ पे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, पीएचसी पे सबसे फर्स्ट टाइम कर रही है अभी वो। हर हीमोग्लोबिन लेवल वाज फाउंड टू बी 9। उसका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना है? 9 ग्राम। द थेरापेटिक मैनेजमेंट विल इंक्लूड। अब यहाँ पर जो है उसका थेरापेटिक मैनेजमेंट हम क्या इंक्लूड करेंगे? देखिए वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। क्या पूछा है आपसे? थेरापेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, थेरापेटिक मैनेजमेंट विल इंक्लूड। ऑप्शंस देखते हैं। 1 फोलिक एसिड टेबलेट, जिसमें क्या होता है 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, जो आपको डेली लेनी है। या फिर आपको जो है ये टेबलेट वीकली ले लेनी है। या फिर 2 फोलिक एसिड टेबलेट, अगेन सेम कंपोजिशन की, जो है आपको डेली इंटेक करनी है। या फिर डेली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की यहाँ पे नीड होगी। देखिए प्रेग्नेंट लेडी है और 28 वीक के जेस्टेशन है अभी, उसके लिए अपन को क्या करना है? थेरापेटिक मैनेजमेंट करना है, क्योंकि उसका जो है हीमोग्लोबिन कम आया है, 11 से कम आता है तो उसको एनीमिया में कंसीडर करते हैं हम। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए यहाँ पर अपना जो है करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा है आपसे? थेरापेटिक मैनेजमेंट पूछा है, मतलब प्रॉब्लम है उसके, एनेमिक है ऑलरेडी वो, इसके लिए आपको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। प्रोफाइलेक्टिकली आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है? थेरापेटिक। तो थेरापेटिक में हमेशा कितनी दोगे आप यहाँ पे? 2 आयरन फोलिक एसिड की यहाँ पे टेबलेट्स प्रोवाइड कराओगे, जिसके अंदर 60 mg जो है आयरन, वो क्या रहेगा? एलिमेंटल आयरन रहेगा। और 500 माइक्रोग्राम यहाँ पे क्या रहता है? फोलिक एसिड रहता है, और आपको जो है डेली इंटेक करना होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका रिजीम हो गया, ये क्या हो गया? थेरापेटिक। अब इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है, जहां से अपना सिंपल एमसीक्यू पूछा रहता है, वो होता है प्रोफाइलेक्टिक डोज। तो प्रोफाइलेक्टिक डोज के अंदर अपना थोड़ा आंसर जो है वो अपना स्लाइटली डिफरेंस रहेगा, क्यों? तो ये जो प्रोग्राम है ये किसके अंदर आता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये है एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। तो इस एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर जो थेरापेटिक डाइज और नॉन जो प्रोफाइलेक्टिक डोज के लिए अलग अलग यहाँ पे अपने कंसिडरेशन किए गए हैं। तो प्रोफाइलेक्टिक डोज कितनी रहेगी? 1 आयरन फोलिक एसिड की जो टेबलेट है उसमें कितना रहेगा? 60 mg क्या रहेगा? एलिमेंटल आयरन, प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंट रहता है। ये होता है आपका प्रोफाइलेक्टिक डोज। मगर आपसे क्या पूछा गया था एमसीक्यू में? थेरापेटिक डोज पूछा गया था, थेरापेटिक मैनेजमेंट पूछा गया था। तो वहां पे क्या देना है? 2 आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट देनी है। और जो प्रोफाइलेक्टिक डोज है कब स्टार्ट कर देनी है, इसका भी एमसीक्यू आपसे जो है पूछा जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर,
ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से यहाँ पे क्या करना है अपने को, स्टार्ट करना है कितने दिनों के लिए, तो 180 डेज यहाँ पे अपने कंटिन्यू हो जाएंगे। तो 180 डेज तो हो गए अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और 180 डेज यहाँ पे पोस्ट नेटल पीरियड के अंदर भी हमें इसको दे सकते हैं। तो टोटल जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसको जो अगर अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडी के लिए तो कितने दिनों के लिए रहेगा, टोटल 360 डेज तक हमें क्या करना होगा, आयरन फोलिक एसिड के यहाँ पे टेबलेट जो है हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जिसमें से 4 मंथ टू लेके जो आपका पेरीनेटल जो पीरियड है उसके अंदर, बाकी जो है पोस्टनेटल पीरियड के अंदर 180 डेज के लिए प्रोवाइड करना होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बाकी इसके अंदर देखिए जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है इसके अंदर अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे आयरन फोलिक एसिड्स की जो है टेबलेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो टेबलेट का जो कलर होता है ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कैसा कलर रहता है, रेड कलर। रेड कलर की जो है यहाँ पे टेबलेट जो है प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट को और लैक्टेटिंग मदर को। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following method is used to clean the insertion site of a surgical drain? सर्जिकल ड्रेन की इंसर्शन साइट को क्लीन करने के लिए आपको जो है कौन सा मेथड का यूज में लेना होगा, इनर टू आउटर फॉलोइंग सर्कुलर मोशन, इनर टू आउटर आपको सर्कुलर मोशन के अंदर आपको क्लीन करना है, या फिर आउटर टू इनर फॉलोइंग सर्कुलर मोशन के अंदर, या फिर सेंट्रल टू पेरिफेरल, या फिर बॉटम टू टॉप। तो सर्जिकल साइड पे जो आपके ड्रेन को जो है सर्जिकल ड्रेन को इंसर्शन करने के लिए जिस साइड पे आपको इंसर्शन करना है उसकी आपसे क्लीनिंग का मेथड पूछा गया था, क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। तो देखिए जब कभी आपको सर्जिकल ड्रेन लगाना होता है तो उसमें हमें असिस्ट करना होता है, तो वहां पर जो है क्या हमें क्लीनिंग करनी होगी, किस प्रकार से हमें क्लीन करना होगा उसे, तो इनर टू आउटर सरफेस में हमें क्या करना है, उसको क्लीन करना है विद सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन से मदद से इनर टू आउटर हमें क्या करना है, उसको क्लीन करना होता है। सीधा सा सिंपल सा एमसीक्यू है मगर पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच सॉल्यूशन कॉज द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल्स टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, ये आपकी सेल्स है, सेल से सेल का जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहा है, ऐसा कौन सा फ्लूइड होगा, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड, या फिर डिफ्यूजन। क्या रहेगा अपना आंसर, यहाँ पे इजी एमसीक्यू है मगर एमसीक्यू सारे के सारे किसके हैं, नॉर्थ सेट के हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हम आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि ऐसा सॉल्यूशन जो कॉज करता है शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर का जो वाटर है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। तो ऐसा जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक फ्लूइड। अभी जो इस इमेज में आप आराम से समझ सकते हो, तो हाइपरटोनिक फ्लूइड के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको कि जो सेल के अंदर का जो पानी था या फिर मैं कहूँ सेल के अंदर का जो फ्लूइड था वो क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। और ये क्या है आपका एक्स्ट्रा जो आपका इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है। तो क्या आंसर होगा इसके अंदर, क्या था इसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, शेल जो है वो कैसी होगी, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक जो है वो क्या करता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर वाटर फ्लूइड का यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन भी फ्लूइड का यहाँ पे आ, आना भी होता है और यहाँ से जो है वो फ्लूइड का जो है बाहर निकलना भी होता है, तो इक्वली चलता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। यहाँ पर सेल की किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या देखने को मिलता है, सेल यहाँ पे क्या होती है, स्वेलो हो जाती है। स्वेलो होने का क्या रीजन है कि इसके अंदर जो है एक्सेस यहाँ पर जो है फ्लूइड इसके अंदर सेल्स के अंदर आता जाएगा, तो सेल्स क्या कर जाएगी, स्वेलो हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन हनी लाइक क्रस्ट आर सीन अराउंड द माउथ इन ए बेबी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्किन डिजीज। अब यहाँ पर जो है किस प्रकार की फॉलोइंग स्किन डिजीज होगी जिसके अंदर जो है
हनी क्रस्ट लाइक अपीयरेंस आपको जो है यहाँ पे सीन हो रहा है, ठीक है। हनी क्रस्ट अपीयरेंस जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि जो गोल्डन ब्राउन कलर का यहाँ पे जो है अपीयरेंस आपके जो है बच्चे के यहाँ पे फेस के अराउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसके बीच इम्पेटिगो, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस या फिर रैशेस। तो आपको जो अकॉर्डिंग टू हनीक्रस्ट लाइक अपीयरेंस के क्वेश्चन के अंदर इस वर्ड की वजह से और आपको जो इमेज दिख रही है इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे कौन सा कंडीशन दिख रहा है, तो ये जो कंडीशन है इसे हम क्या कहेंगे, इम्पेटिगो, ठीक है। इम्पेटिगो की वजह से जो है इस प्रकार का अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्या नाम है इसका, हनी क्रस्ट लाइक अपीयरेंस। तो जो है सबसे पहले तो इम्पेटिगो क्या होता है, तो ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है। ठीक है, 1% टू अनदर पर्सन जो है ये फैली जा सकती है ड्यू टू, होता क्यों है ये, ड्यू टू पुअर हाइजीन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका। एमसीक्यू जो है पूछा भी गया है आपसे, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसके अंदर क्या रहता है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बॉडी पार्ट कौन सा होता है, तो ये अराउंड द माउथ। माउथ के यहाँ पे जो है अराउंड ये जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। हनी कलर जो है क्रस्ट यहाँ पे बन जाती है, तो आपके एमसीक्यू के अंदर ही बता दिया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे को क्या होती है, सीवियर ईचिंग भी देखने को मिलती है। अब आप एज ए नर्स आप इसका नर्सिंग केयर भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है कि आप किस प्रकार से इसकी नर्सिंग केयर करोगे। सबसे पहले तो मेंटेन करना है आपको स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखना है आपको। तो पूछे एमसीक्यू में कि इम्पेटिको के अंदर किस टाइप का प्रिवेंशन रखना है, तो आंसर क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। और इसके जो सारे इक्विपमेंट्स है जो इनको यहाँ पे अलग अलग से आपको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करने हैं, दूसरे रेगुलर क्लॉथ्स के साथ में इसमें जो है मिक्स नहीं करनी है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है तो इसके लिए जो आपको एंटीबायोटिक्स यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे क्रश को रिमूव करना है तो क्रश को रिमूव करने के लिए क्या देना है, किसकी वजह से कर सकते हो आप, वार्म सेलाइन की मदद से जो है क्रस्ट को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, एक सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तो कौन सा सॉल्यूशन है ये, बूरो सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का क्या यूज है, तो ये जो है क्रस्ट को सोफन करने में मदद करता है ये, जिसकी वजह से वो आराम से क्या हो सकता है, उसका आराम से वहां से रिमूव किया जा सकता है जहां पे क्रस्ट है। नेक्स्ट, अगर आपसे एमसीक्यू पूछ ले कि बोरो के सॉल्यूशन में, ठीक है, बोरो सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 5% एल्यूमिनियम सब एसीटेट। ये जो है इसके अंदर यहाँ पे मिक्स रहता है। अभी जो आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज किसकी है, ये इमेज है इसके बीच की। तो इसके बीच से क्या एमसीक्यू बनता है कि इसका सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, आंसर क्या रहेगा, सार्कोप्टिक स्केबी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे कि इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो इच माइट के नाम से भी जो है इसको हम जो है जाना जाता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, बाय क्लोज पर्सनल केयर से। तो ये एक प्रकार का स्केपीज जो है ये कौन से टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो पैरासाइटिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो है अपीयरेंस कैसा देखने को मिलता है आपको, अपीयरेंस कैसा देखने को मिलता है आपको,
तो रेड, ग्रीन, बुरोज जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आप इसको नर्सिंग केयर क्या करनी है। देखो, जब आप पीडियाट्रिक के जो स्किन से रिलेटेड आप एमसीक्यू पढ़ो, स्किन इंटेग्रोमेट्री सिस्टम के आप एमसीक्यू सोल्व करो, तो वहां पर जो है आपको नर्सिंग केयर आपको सभी की पढ़नी है, क्योंकि नर्सिंग केयर से एमसीक्यू बनते हैं। तो इसके बीच के अंदर नर्सिंग केयर में क्या करना है, ड्रग कौन सी आप दोगे, ऑइंटमेंट कौन सा लगाओगे, तो 5% परमेथ्रिन का इसको क्या करना है यहाँ पे यूज करना है, और इसी को क्या माना जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्कैबीज। नेक्स्ट यहाँ पर एक और सॉल्यूशन रहता है प्रेजेंट, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूज में रहते हैं, इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर हम हेल्प लेते हैं, मगर ये जो सॉल्यूशन है लेस देन 2 ईयर के बच्चों में क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है। क्या नाम है इस सॉल्यूशन का, लिंडेन सॉल्यूशन, या फिर मैं कहूँ लिंडेन ऑइंटमेंट, जिसको क्या करना है, लेस देन 2 ईयर वाले बच्चों में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाता है, और कंडीशन क्या है, स्कैबीज। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू इसके बीच से रिलेटेड, अगर आपने लेस देन 2 ईयर वाले बच्चों के लिंडेन ऑइंटमेंट वहां पे लगाया है, तो ये क्या अपियर करता है, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज। और ये जो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज है, इसके अंदर क्या आएगा आपका, सीजर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉलोइंग डिनोट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है इमेज में, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर काम में लिया जाएगा, थायरोइडेक्टमी के अंदर, मैस्टेक्टोमी के अंदर, मैस्टेक्टोइटोमी के अंदर, या फिर क्रेनियोटोमी के अंदर। क्या आंसर रहेगा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सी सर्जरी के अंदर काम में लिया जाएगा, और नाम क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का। देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम काम में लेते हैं थायरोइडेक्टोमी के अंदर, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज रहता है ये किस सर्जरी के अंदर रहता है, इसका नाम तो हो गया क्या, जोल्स। थायरॉइड रिट्रैक्टर के नाम से इसे हम जानते हैं, और थायरॉइडेक्टोमी सर्जरी के अंदर इसको काम में लिया जाता है। बार बार रिपीट होता है ये एमसीक्यू। और अभी जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ये क्या है, सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है। क्या नाम है इसका, मैस्टोइड सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। इसके अंदर यहाँ पे जो है ये इस टाइप का रहता है, तो यहाँ पे इसको हम ओपन करने के बाद में ये अपने आप क्या रहता है, ओपन रहता है। सेल्फ रिटर्निंग यहाँ पे जो है मेंटेन रहती है, ठीक है। इस रिट्रैक्टर का नाम क्या है, सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। मैस्टोइड सर्जरीज के अंदर इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपको इमेज शो हो रही है, इस रिट्रैक्टर का नाम सबसे पहले, और यहाँ पे जो कौन सी सर्जरी के अंदर काम में आता है, तो आंसर क्या रहता है आपका, क्रेनियोटोमी के अंदर, ठीक है। क्रेनियोटोमी के अंदर जो है इस जो है इक्विपमेंट का यूज में लिया जाता है। इसका नाम क्या है, स्कल क्लैंप रिट्रैक्टर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन द फॉलोइंग इमेज आइडेंटिफाई द क्लिनिकल कंडीशन। ये जो इमेज आपको शो हो रही है, इस इमेज के अंदर आपको कौन सी क्लिनिकल कंडीशन यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है, टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया कैपिटस और टीनिया ओंगिस। सेम इसी प्रकार की इमेज आपको एग्जाम में दी गई थी। तो ये कौन सी टीनिया का इन्फेक्शन लग रहा है यहाँ पे, स्किन जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है टीनिया, तो कौन सा इन्फेक्शन है, पेडिस है, कॉर्पोरिस है, कैपिटस है, या फिर ओंगिस है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, तो देखिए ये जो इन्फेक्शन है ये किसका है, टीनिया कॉर्पोरिस, ठीक है, टीनिया कॉर्पोरिस। तो टीनिया कॉर्पोरिस क्या होता है, टीनिया कॉर्पोरिस होता है फंगल इन्फेक्शन,
ऑफ जनरलाइज्ड बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर कहीं पर भी जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है नॉर्मली उसे अपन क्या कहेंगे, टीनिया कॉर्पोरिस। ठीक है, तो जनरलाइज बॉडी में कहीं पर भी ये अपीयर हो सकता है। नेक्स्ट देखो पेडिस कैपिटस उंगविस। तो जो पेडिस है, तो टीनिया पेडिस जो है फंगल इन्फेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, फूड के अंदर। और ये एमसीक्यू जो है एम्स में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट डेफिनेशन से आया था एमसीक्यू है। ठीक है, इमेज भी अभी मैं आपको बताऊंगा, और एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जा चुका है। तो कि टीनिया पेडिस का क्या मतलब होता है, तो फूड के अंदर फंगल इन्फेक्शन, इसी को ही हम क्या कहेंगे फिर बाद में, एथलेट फूड। इसको हम क्या कहेंगे, एथलेटिक फूड। तो आपको सीधा सा हमसे पूछ ले कि एथलेटिक फूड होने का फूड होने का चांसेस क्या है, तो आंसर क्या रहेगा, टीनिया पेडिस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एमसीक्यू जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इमेज। अच्छा, ये जो टीनिया कैपिटस है ये किसका फंगल इन्फेक्शन रहता है, स्काल्प का फंगल इन्फेक्शन रहता है। कैपिटस, स्काल्प, कैप कहाँ पहनते हैं, स्काल्प में अपने जो हेड में पहनते हैं, हेड में क्या है आपका स्काल्प एरिया है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है किसका, फंगल इन्फेक्शन, तो क्या होगा वहां पे, टीनिया कैपिटस। तो देखिए अभी आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, यहाँ पर हम जो है जितने भी टाइप के जो टीनिया है जो एग्जाम में अपने को पूछे जाते हैं, और एक एमसीक्यू जो है मैंने देखा है, एक एमसीक्यू लास्ट के 4 ईयर से डेफिनेटली इस टॉपिक में से आपको पूछा जाता है। अलग अलग टाइप के टीनियाज होते हैं, उनका या तो आपको इमेज दिखाते हैं या फिर आपको जो है थ्योरेटिकल एमसीक्यू बना लेते हैं इसका, और प्री प्री में बनने लायक एमसीक्यू है ये, नॉट सेट प्री। चलिए, तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल को हम क्या कहते हैं, टीनिया कहते हैं, आर नेम्ड फॉर वेयर दे अकर इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के ऊपर वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया है, नाम डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो देखिए कैपिटिस मतलब हेड के ऊपर यहाँ पे कुछ हो रहा है, स्काल्प के ऊपर हो रहे से हम क्या कहेंगे, टीनिया कैपिटिस। नेक्स्ट देखिए टीनिया बारबी। ठीक है, उसके बाद में टीनिया क्रूसिस आपके जो जेनाइटल्स के अंदर। नेक्स्ट टीनिया उंगुइनम, आपके जो फिंगर्स के जो आपके फिंगर टो जो आपके टोज वगैरह रहते हैं वहां पर अगर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टीनिया मैनुअम। नेक्स्ट टीनिया कॉर्पोरिस। तो ये इतने टाइप के जो है अपने टीनिया जो है फंगल इन्फेक्शन जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्या है टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस को हम क्या कहते हैं, एथलेटिक फूड। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, तो बाकी के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ। और अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो एक टीनिया कैपिटस, टीनिया क्रूसिस और टीनिया पेडिस, ये तीन अब तक जो है बेसिकली पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट इन इन लास्ट जो बचे हुए हैं इनमें से कोई पूछा जा सकता है। एस्पिरिन इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। एस्पिरिन जो है यूज में ली जाती है सभी फॉलोइंग कंडीशन में, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में, कोलोरेक्टल कैंसर में, लीवर कैंसर में या फिर स्ट्रोक में। कौन सी कंडीशन में एस्पिरिन को आपको एक्सेप्ट करना है, यूज में नहीं लेना है। तो देखिए एस्पिरिन को यहाँ पे जो हम लीवर कैंसर वाली प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लीवर कैंसर होने का एक चांस क्या हो सकता है, फैटी लीवर। सिंपल अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, फैटी लीवर, और भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं। ठीक है, फैटी लीवर हो सकता है यहाँ पे। तो फैटी लीवर अगर है तो ये फैटी लीवर फिर बाद में क्या करेगा, फैटी लीवर है तो ये इन्फेक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे, तो लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स होगी। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे एस्पिरिन दे दी तो ये एक प्रकार का रिस्क फैक्टर का काम करेगी। किसके लिए रिस्क फैक्टर का काम करेगी, एक सिंड्रोम होता है उसे हम कहते हैं रेज सिंड्रोम। और रेज सिंड्रोम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, रेज सिंड्रोम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा एंसेफेलोपैथी विथ हेपेटिक डिसफंक्शन। इस प्रॉब्लम से जो हमें अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एस्पिरिन को यहाँ पे लीवर कैंसर वाली प्रॉब्लम्स के अंदर या फिर वायरल फीवर के अंदर हम क्या करेंगे, एस्पिरिन जो है बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं स्पेशली।
उसका रीजन क्या है कि हमें रेयर सिंड्रोम से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। इसके बाद में हेपेटिक डिसफंक्शन होके एक यहाँ पे कंडीशन अराइज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ये कंडीशन से भी हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना। तो आपको एस्पिरिन जो है एक प्रकार का इसमें रिस्क फैक्टर का कोज करती है। और वायरल फीवर के अंदर कौन से वायरस से यहाँ पे कोज प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो आंसर में क्या आएगा आपका, वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला। और अगर ऑप्शन में मिल जाए वेरिसेला ना हो तो क्या रहेगा, इन्फ्लुएंजा टाइप ए एंड बी। तो अब देखो, अगर रेयर सिंड्रोम हो गया, एंसेफेलोपैथी होगी वहां पे, तो क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, मैनिटोल देना पड़ सकता है। ठीक है, मैनिटोल देना पड़ सकता है, जो क्या करेगा, एडिमा को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ब्रेन के अंदर जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल करेगा। जो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस है, ये इसकी रेयर सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो एमआई के केस में दे सकते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर में दे सकते हैं, स्ट्रोक में दे सकते हैं, मगर आपको जो है लीवर कैंसर वाली प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं देना है आपको क्या, एस्प्रिन। A diagnosis of meningitis is made through the analysis of CSF। एक CSF को एनालिसिस कर कर meningitis के लिए डायग्नोसिस बनाया गया है। Which of the following result would be expected with a diagnosis of bacterial meningitis। अगर यहाँ पे बैक्टीरियल meningitis है, ठीक है, डायग्नोसिस हुआ है, तो वहां पर जो है आपको किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड रहेगा CSF में। तो मेनिंजाइटिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एम्स के लिए। तो मेनिंजाइटिस को आपको अपने स्तर पे खुद से भी आपको अच्छा पढ़ना है। देखिए ऑप्शंस क्या है, क्लाउडी मिलेगा CSF, एलिवेटेड WBC, एलिवेटेड प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज मिलेगा, क्लियर CSF, डिक्रीज WBC, एलिवेटेड प्रोटीन एंड एलिवेटेड ग्लूकोज, या फिर क्लाउडी CSF मिलेगा, WBC डिक्रीज मिलेगी, डिक्रीज मिलेगा प्रोटीन, या फिर एलिवेटेड ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन डी में क्या है, क्लियर CSF मिलेगा, एलिवेटेड WBC, डिक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज। क्या देखने को मिलेगा आपको, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्लाउडी CSF। CSF जो कैसा होगा, क्लाउडी होगा। जनरली CSF कैसा रहता है, क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, वाटर लाइक रहता है। तो देखो इसमें यहाँ पे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात हो, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या रहते हैं कि टर्बिडिटी वो कॉज करते हैं। ठीक है, तो CSF को क्लाउडीनेस करवाते हैं। साथ में जब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगी WBC, उसके साथ में एलिवेटेड मिलेगा प्रोटीन। साथ में जो बैक्टीरिया को ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उनको एनर्जी के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए वो किस पे डिपेंड रहते हैं, ग्लूकोज पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज मिलता है क्या, ग्लूकोज। इसलिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आपको इस प्रकार के CSF एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट MCQ आपको पूछ सकते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, देख लीजिए एक बार। तो ये जो इमेज आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। अगर यहाँ पर नॉर्मल अगर CSF की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अपीयरेंस कैसा होता है, क्लियर होता है। ओपनिंग प्रेशर कितना होता है, 90/180 mm यहाँ पे देखने को मिलता है। WBC जो है वो लेस देन 8 आपको देखने को मिलती है। प्रोटीन जो है, सेल पर माइक्रोलीटर की बात हो रही है, लेस देन 8 देखने को मिलती है। और प्रोटीन जो है 15 to 45 mg/dl मिलता है। ग्लूकोज यहाँ पे 50 to 80 mg/dl मिलता है। ये तो हो गया नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, तो यहाँ पे टर्बिडिटी देखने को मिलेगी फ्लूइड के अंदर। ठीक है, और प्रेशर जो है वो ब्रेन में बढ़ा हुआ रहेगा। उसके हमें WBC काउंटिंग भी आपको एक्सेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, प्रोटीन का यहाँ पे एलिवेशन देखने को मिलेगा, और ग्लूकोज जो है आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये दो ही यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जो है ड्रॉप होते हैं, बाकी सब चीजें जो है वो राइज हो रही है। वायरल मेनिंजाइटिस में क्लियर मिलता है, फंगल मेनिंजाइटिस में भी क्या रहता है, क्लियर मिलेगा। ब्लड प्रेशर जो आपका यहाँ पे ओपनिंग प्रेशर है CSF का, वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे नॉर्मल या फिर स्लाइटली एलिवेटेड देखने को मिल सकता है, किसमें, फंगल इन्फेक्शन में। दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है, WBC की काउंटिंग जो है लेस देन 300 और लेस देन 500 देखने को मिलती है। और प्रोटीन का यहाँ पे जो है ये भी आपको लेस देन 200। और यहाँ पर देखिए फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन जो है बढ़ा हुआ रहेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए देखो, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको MCQ पूछेंगे एग्जाम में, तो किसका पूछ सकते हैं, फंगल मेनिंजाइटिस के, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए
नेक्स्ट यहाँ पर जो है ग्लूकोज कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, फिर स्लाइटली लो रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, कुछ भी अगर पूछ ले आपको आंसर करना है और एक्सक्लूड करते हुए आंसर करना है, डायरेक्ट अपने आंसर पे मत जाइएगा। ऑप्शन जो लगता है गलत है उसको हटा दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ ऑप्शंस के ऊपर फोकस करके एक्सक्लूड करते हुए आंसर पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, which is a 30-point questionnaire scale that is used extensive- extensively in clinical and research setting to measure cognitive impairment at bedside in psychiatry। ठीक है, साइकेट्रिक के अंदर ऐसा कौन सा कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करने के लिए एक ऐसी जो स्केल है जिसके अंदर आपको 30 पॉइंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और वो बेड साइड जो है पेशेंट के, हम उस स्केल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि उसका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी स्केल है, ASRS, MMSE, BPRS या फिर फास्ट। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा MMSE। ठीक है, क्या होता है ये, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या होता है ये, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब देख लीजिए इस स्केल के में क्या होता है, कितने स्कोर होते हैं, कितना इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं 30 पॉइंट, मतलब 30 इसके अंदर क्या रहता है, स्कोर रहता है। देख लेते हैं मिनिमम स्कोर और पेशेंट को किस प्रकार से जो है स्कोर दिया जाता है, और बाकी की स्केल्स के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि स्केल्स से रिलेटेड एक एमसीक्यू जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। और भी स्केल्स पढ़ेंगे, मगर इस एमसीक्यू में जो आपसे पूछा गया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्केल है इसे हम क्या कहेंगे, MMSE, मतलब मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, हम क्या करते हैं, आस्क करते हैं क्वेश्चंस किसको, पेशेंट को। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या देते हैं, स्कोर्स देते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे पढ़ने का नीड नहीं है आपको, जो गूगल पे आपको ये कंप्लीट स्केल देखने को मिलेगी, आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मैक्सिमम स्कोर है ये कितना होता है, 30 होता है, और यहाँ पे मिनिमम स्कोर जो है कितना दे सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, और मिनिमम के लिए 555 कितना आप दे सकते हो किसी भी थिंग के लिए, और यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 30। ओके, नेक्स्ट जो स्केल रहेगी आपके सामने वो है, तो यहाँ पे 30 क्या रहते हैं, मैक्सिमम स्कोर रहते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि लेस देन 25 अगर किसी को स्कोर मिलता है तो उसे अपन किस में कंसिडर करते हैं, एबनॉर्मल के अंदर कंसिडर करते हैं। ये आप ध्यान में रखना, एक न्यू एमसीक्यू है। अगर स्कोर में आपको लेस देन 25 अगर यहाँ पे मिल रहा है स्कोर, तो वो किस में कंसिडर होता है, एबनॉर्मल में होता है। और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है कि इस पेशेंट को जो क्या है, पॉसिबल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जरूर है। ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का पता लगाने के लिए तो करते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 25 से नीचे मतलब क्या, 24, लेस देन 24 स्कोर। तो इसको हम क्या समझना है, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मतलब कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उस पेशेंट के। और मैक्सिमम कितना होता है, 30। नेक्स्ट स्केल, नेक्स्ट स्केल का जो नाम है वो है ASRS। क्या होता है, एडल्ट ADHD सेल्फ रिपोर्ट स्केल। ठीक है, तो जो अटेंशन डिफिसिट जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर इस स्केल का यूज में लिया जाता है। बस आपको इसकी फुल फॉर्म का ध्यान रखना है क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो स्केल है वो है BPRS। BPRS का मतलब क्या हो गया, ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल। BPRS का क्या मतलब होता है, ब्रीफ साइकेट्रिक रेटिंग स्केल।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कोर देते हैं पेशेंट को 0 से लेके 7 तक, यहाँ पे जो हम स्कोर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 0 में यहाँ पे जो है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मॉडरेटली सीवियर, और उसके बाद में एक्सेसिवली सीवियर या फिर एक्सट्रीमली सीवियर, इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, रेटिंग देते हुए जाते हैं। तो इसके अंदर हम देखते क्या है, सोमेटिक कंसर्न देखते हैं, एंजाइटी देखते हैं पेशेंट की, इमोशनल विड्रॉल देखते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, गिल्ट फीलिंग देखते हैं, टेंशन में देखते हैं पेशेंट को भाई कितना यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद में उसको उसका मैनरिज्म देखते हैं, उसका पोस्चरिंग देखते हैं। इस प्रकार से इस जो है ब्रीफली साइकेट्रिक रेटिंग स्केल हम इसको कहते हैं, ठीक है। टोटल अच्छे से इसको स्केल का यूज में लेके हर एक यहाँ पे हिस्ट्री जो है पेशेंट की ली जाती है। नेक्स्ट देखिए ये फास्ट। तो देखो फास्ट का यहाँ पे काफी जगह पे अलग अलग आपको मीनिंग निकलेगा। तो अगर आपको सिंपल फास्ट अगर आपसे पूछा है, सिंपल फास्ट अगर आपसे पूछा है, तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो क्या रहेगा, सिंपल फास्ट में अपना आंसर जो है स्लाइटली अपना जो है चेंज रहता है, उसे अपन क्या कहेंगे, फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। ट्रॉमा के केस में सोनोग्राफी से फोकसली असेस किया जाता है। किसको असेस करने के लिए, क्या असेस करते हैं उस कंडीशन की में हम, हीमोपेरिटोनियम को। हीमोपेरिटोनियम या फिर मैं कहूं हीमोपेरिकार्डियम। और साथ में एब्डोमेन वाले रीजन को अलग अलग तरीके से हम इसको करते हैं। फास्ट यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, मगर इस एमसीक्यू में भी जो है फास्ट है, इस ऑप्शन इस स्केल में भी आपको जो है फास्ट दिखाई दे रहा है, मगर ये कहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा है, साइकेट्रिक से। क्या मतलब होता है इसका, फंक्शनल असेसमेंट स्केल, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट स्केल, इसको भी हम जो है फास्ट स्केल के नाम से जाना जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपका मीनिंग अलग निकलेगा, ये वाला जो फास्ट है ये अलग है, ये ट्रॉमा के केसेस में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए एक और आपको यहाँ पे फास्ट दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है, बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब ये यहाँ पे कहाँ पे कौन सी कंडीशन के अंदर ये इफेक्टिव रहता है, स्पोर्टिंग स्ट्रोक, स्ट्रोक का पता लगाने के लिए। कैसे पता लगाएंगे, तो उसका मिनोमिक क्या है, बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब बैलेंस यहाँ पे लॉस हो रहा है किसी पर्सन का, आई साइट चेंज हो रही है, फेस ड्रॉपिंग देखने को मिल रहा है, आर्म में वीकनेस देखने को मिल रही है, स्पीच डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे लास्ट में क्या करना है आपको, टाइम टू कॉल 911 या फिर एम्बुलेंस के लिए जो है कॉल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, बी फास्ट, स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे अगर कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं आपको सभी जो है वो स्लाइड से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इनको लिख के भी बता सकता था, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन बना रहता है, अगर मैं स्लाइड से आपको दिखाता हूँ तो अच्छा मुझे बच्चों के जो है फीडबैक मिलते रहते हैं, इसलिए। तो देखिए इस एमसीक्यू का अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। बाकी हमने एएसआरएस देख लिया, बीपीआरएस देख लिया, फास्ट देख लिया, बी फास्ट देख लिया, ठीक है। और फोकस्ड असेसमेंट विथ सोनोग्राफी इन ट्रॉमा भी देख लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, which is the best location of apical pulse assessment in an adult patient। adult patient में apical pulse assessment की best location कौन सी होती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन में, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में, या फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, या फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो देखिए एपिकल पल्स के बारे में आपसे पूछा गया है, आंसर क्या रहेगा, एडल्ट में पूछा है, आंसर क्या रहेगा, फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में हमें क्या फील होता है, एपिकल पल्स एडल्ट में। तो ये जो अभी आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि फोर्थ एंड फिफ्थ स्पेस के बीच में एपिकल पल्स जो है फील होती है, कहाँ पे, एडल्ट में। और यहाँ पे यंग चाइल्ड में जो है
आपको यंग चाइल्ड और इन्फेंट यंग चाइल्ड में कहाँ पे फील होती है? थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। और ये क्या है? आपका मिड क्लेविकुलर लाइन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार्ट साउंड की। कौन कौन सी लोकेशन पे हार्ट साउंड आपको फील होते हैं? तो देखिए, अओर्टिक वॉल जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ठीक है, सेकंड एंड थर्ड राइट इंटर स्पेस, मतलब राइट इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सा वॉल प्रेजेंट रहता है? अओर्टिक वॉल। यहाँ से अपन साउंड सुन सकते हैं किसका? अओर्टिक वॉल का। नेक्स्ट देखिए, पल्मोनिक वॉल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? तो सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट इंटरस्पेस, मतलब अओर्टिक वॉल और पल्मोनिक वॉल एक दूसरे के सामने रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के पास में, और मिट्रल वॉल जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एपेक्स के पास में। An emergency room nurse is assessing a 22-year-old male who has been using opiates. What symptom indicate that the client has overdose? अब यहाँ पे ओपियोइड ओवरडोज का सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल्स एंड हाइपोटेंशन होगा उसको, वॉमिटिंग एंड टेकिकार्डिया होगा, प्यूपिलरी डायलेशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, या फिर ट्रेमर्स एंड अटेक्सिया होगा। ओपियोइड ओवरडोज के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा? तो देखिए, ओपिएड्स की जब ओवरडोज होती है तो क्या देखने को मिलता है? प्यूपिल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है, और कोल्ड कोल्ड एंड कामी स्किन देखने को मिलती है, स्किन का डिस्कलरेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसके? ओपिएड्स के ओवरडोज होने के। और यहीं इसके अपन मेडिकेशन की बात करें कि ओपियोइड ओवरडोज के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन हम दे सकते हैं? आंसर में क्या आएगा? नैलोक्सोन। ठीक है, नैलोक्सोन क्या करता है? ब्लॉक कर देता है किसको? ओपियोइड्स के फंक्शन को। और क्या दे सकते हो? नाल्ट्रेक्सोन। और क्या दे सकते हो? मैथाडोन। तो ये सब चीजें जो है अपन यहाँ पे ओपियोइड्स ओवरडोज के अंदर दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक स्लाइड आप सभी के सामने। यहाँ पे लिखा है कि साइन ऑफ एन ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड ओवरडोज के क्या साइन होते हैं? इसके क्या है? निमोनिक है, तो मतलब ब्रीथिंग, लिप्स अनरेस्पॉन्सिव और आइज। आपको ये चार चीजें देखनी होती है जब ओपियोइड्स की ओवरडोज होती है। तो यहाँ पे क्या होती है? जब ओपियोइड्स की ओवरडोज होती है तो ब्रीथिंग कैसी होती है? सैलो ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ कुछ टाइम पे बीच में कंप्लीटली एब्सेंट भी देखी जा सकती है। लिप्स कैसे रहेंगे? लिप्स और जो फिंगर टिप्स रहती है ये कैसी हो जाएगी? ब्लू हो जाती है, ठीक है। लिप्स और फिंगर टिप्स कैसी हो जाती है? ब्लू हो जाएगी यहाँ पे। ऑपोइड्स की जब ओवरडोज होगी ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, ठीक है। ब्रीथिंग यहाँ पे कम हो रही है, बीच बीच में यहाँ पे जो है ब्रीथिंग सेशन भी देखने को मिल सकता है, जिससे जो है लिप्स एंड फिंगर टिप्स कैसी हो जाएगी? ब्लू हो जाएगी। नेक्स्ट है अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव जो है पेशेंट हो जाता है यहाँ पे वर्बली और फिजिकल स्टिमुलेशन से, ठीक है। हम कुछ उसको बोल रहे हैं या फिर हम उसके फिजिकल स्टिमुलेशन स्टिमुलेट दे रहे हैं उसको, मगर वो अनकॉन्शियस उसको रहता है। नेक्स्ट, आइज कैसे देखने को मिलती है? प्यूपिल्स आर पिन पॉइंटेड, ठीक है। पिन पॉइंटेड प्यूपिल्स किसमें देखने को मिलती है? ओपियोइड्स की ओवरडोज के अंदर, ठीक है। तो और प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है किसमें आते हैं? ओपियोइड्स ओवरडोज के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑक्सीजनेशन विच इज डिनोटिंग इन इमेज। जो ऑक्सीजन का मेथड के अंदर जो इमेज आपको दिख रही है, इससे हम जो है कौन सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं? पार्शियल रीब्रीदर मास्क है ये, सिंपल ऑक्सीजन मास्क है, नॉन रीब्रीदिंग मास्क है, या फिर ये वेंचुरी मास्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑक्सीजनेशन विच इज डिनोटिंग इन इमेज। ये जो इमेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इस प्रकार से जो अपन कौन से ऑक्सीजन के मेथड से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं?
तो ये जो आपको मास्क दिखाई दे रहा है, ये मास्क कौन सा है? नॉन रिब्रीदर मास्क है। कौन सा रिब्रीदर मास्क है? नॉन रिब्रीदर मास्क है। और एक होता है पार्शियल रिब्रीदर मास्क। ठीक है, देखिए दो टाइप के मास्क होते हैं, एक होता है पार्शियल, सेकंड होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इमेज तो देखने में थोड़ा सा हमें सिमिलर देखने को मिलता है, ठीक है, जब अपने फिजिकली अपने पास में रहता है ये मास्क तो हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो आपको देखो क्या क्या देखना है यहाँ पे, देखो। तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है, तो इसमें जो हम CO2 को जब हम एक्सहेल करते हैं, तो जो ये CO2 क्या करती है, रिजर्वायर बैग में चली जाती है। ठीक है, रिजर्वायर बैग में चली जाती है, और ये बाद में क्या हो जाता है, रिजर्वायर बैग का जो वॉल होता है वो हो जाता है क्लोज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जिसकी वजह से जब हम वापस से इनहेल करते हैं उसके साथ में जो है कुछ अमाउंट के अंदर CO2 भी क्या हो जाती है, इनहेल हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। इसके में देखिए नॉन रिब्रीदर मास्क, नॉन रिब्रीदर मास्क के अंदर ये क्या रहते हैं, रिजर्वायर जो है इसके अंदर भी क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं पहले से, इसमें रिजर्वायर ओपन नहीं रहते हैं। ठीक है, और इसमें रिजर्वायर तो क्लोज रहते हैं, और इसके अंदर जो क्या साइड वेंट जो होते हैं इस मास्क के वो रहते हैं क्या, ओपन, जिससे जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाती है, और ये फिर क्या हो जाता है, क्लोज होता है। इनहेल के टाइम पे CO2 जो हमारे पास में नहीं जाती है, ओनली एंड ओनली क्या जाती है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी। इसे अपन क्या कहते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क। ठीक है, यही इसके अंदर मेजर डिफरेंस है। अभी जो है आप इमेज के अंदर देख सकते हो, वेंचुरी मास्क, नॉन रिब्रीदिंग मास्क एंड पार्शियल रिब्रीदिंग मास्क, ये तीनों ही मास्क आपको एक ही फ्रेम में दिख रहा है। वेंचुरी मास्क में आपको जो है इस प्रकार का अलग से आपको अटैचमेंट मिलेंगे, और ये जो अटैचमेंट है इसका अलग अलग आपको जो है कलर भी देखने को मिलता है। और वेंचुरी मास्क से MCQ बनता है कि अगर आपको 4 लीटर की ऑक्सीजन देनी है तो ऐसा कौन सा मास्क है जो जिससे आप एक्यूरेट 4 लीटर की ऑक्सीजन दे सकते हो, तो आंसर क्या रहेगा, वेंचुरी मास्क। क्योंकि वेंचुरी मास्क में क्या होते हैं, वॉल रहते हैं, उस वॉल से जितनी हम उस वॉल को सेट करते हैं उतनी ही यहाँ पे जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। अगर हम उसमें 4 लीटर देनी है और हमने बाय मिस्टेकनली 10 लीटर हमने स्टार्ट कर दी है, तो एक्सेसिव की जो 6 लीटर है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और पेशेंट को कितनी जाएगी, केवल और केवल 4 लीटर। इसलिए एक्यूरेसी के साथ में अगर आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है तो आंसर क्या रहेगा अपना, वेंचुरी मास्क। जनरली इसको कम यूज में लिया जाता है, सिंपल फेस मास्क को, NRBM को और पार्शियल रिब्रीदिंग मास्क को ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग विच इज डिनोटिंग इन इमेज। इस इमेज के अंदर कौन सी आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिल रही है? COPD की रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, या फिर ARDS है। तो देखिए ये जो इमेज आपको यहाँ पे शो हो रही है ये किसकी है, प्लूरल इफ्यूजन की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पर क्या हो चुका है, इफ्यूजन है, मतलब फ्लूइड यहाँ पे जो है भर चुका है पेशेंट के लंग्स के अंदर। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। मतलब क्या हो गया, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड बिटवीन टिश्यू। ठीक है, लंग्स के जो टिश्यू, या फिर मैं कहूँ लंग्स के जो आपके जो पेरी प्लूरा है, प्लूरल स्पेस है, इसके बीच में क्या हो चुका है, फ्लूइड यहाँ पे भर चुका है, इसे अपन क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। अब देखिए इससे एक तो आपको एक्सरे इमेज को ध्यान में रखना है, और नेक्स्ट MCQ जो बनेगा वो बनेगा थोरासेंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, थोरासेंथेसिस क्या होता है, किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। तो देखिए ये जो यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, थोरैकोसेंथेसिस। क्या कहते हैं, थोरासेंथेसिस या फिर थोरैकोसेंथेसिस। तो देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट के यहाँ पे क्या आपको पोजीशन लग रही है, पेशेंट की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे, आंसर क्या रहेगा, अपराइट और सीटिंग पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन के हमें के अंदर क्या रखना है, पेशेंट को हमें
होल्ड करके रखना है, और बेस्ट और मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या रहती है, यही रहती है। इसके बाद में देखिए आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देते हैं अपन। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा जाता है कि आफ्टर द प्रोसीजर कौन सी पोजीशन देंगे, ऑन, ऑपोजिट या फिर अनअफेक्टेड साइड। यहाँ पे उल्टा है, अनअफेक्टेड साइड हम पोजीशन देंगे, ठीक है, आफ्टर द प्रोसीजर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नीडल इंसर्शन। नीडल को कहाँ इंसर्ट करना है, अगर न्यूमोथोरेक्स होता है तो कहाँ करोगे नीडल का इंसर्शन, सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। और अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब हाइड्रोथोरेक्स है, तो कहाँ पे आपको नीडल को इंसर्ट करना है, एमसीक्यू पूछा रहता है तो 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हमें क्या करना है, नीडल इंसर्शन करना है, ठीक है। ये अपने एमसीक्यू पूछा जाता है। इसके बाद में एक टाइम के अंदर मोर देन 1000 ml जो है फ्लूइड ये आपको नहीं निकालना है, ठीक है। एक टाइम के अंदर आपको मोर देन 1000 ml आपको फ्लूइड जो है नहीं निकालना है। आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन कौन सी देनी है, अगेन देख लीजिए। तो आफ्टर प्रोसीजर पोजीशन देनी है ऑन, ऑपोजिट साइड और अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, थोड़ा अलग है इसलिए। लीवर बायोप्सी के अंदर तो हम अफेक्टेड साइड में देते हैं, पिलो वगैरह लगाते हैं, यहाँ पर थोड़ा अलग है। तो कितने टाइम ड्यूरेशन तक हमें ये जो पोजीशन हमें मेंटेन करनी है, फॉर 1 आवर, ठीक है। 1 आवर तक आपको जो है ये पोजीशन मेंटेन करके रखनी है आफ्टर प्रोसीजर। और इसके साथ में क्या करना है, बेड को इलेवेशन करना है। अब ऐसा करने का रीजन क्या होगा अपना, ताकि हम जो क्या कर सके, लंग्स को प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकें, एक्सपैंड कर सके। लंग एक्सपेंशन में क्या होगा, ये जो आपकी जो पोजीशन है ये हेल्प करेगी। तो प्रॉपर लंग एक्सपेंशन के लिए हमें कौन सी पोजीशन देनी है, ऑन अपोजिट साइड, अनअफेक्टेड साइड आपको जो है पोजीशन देनी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है थोरैकोसेंथेसिस की, आंसर क्या रहता है, न्यूमोथोरेक्स। ये भी एक क्या कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है, ठीक है। अपन प्लूरल इफ्यूजन कर रहे हैं और वहां पर जो है थोरैकोसेंथेसिस हमने किया और वहां पर जो है न्यूमोथोरेक्स भी साथ में हो गए, तो ये भी जो है देखने को मिल सकती है। और क्या देखने को मिल सकती है, तो ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिल सकता है। कौन सी कंडीशन में मिलेगा, टेंशन इन न्यूमोथोरेक्स के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ यूरेथ्रल मीटर्स फॉर फीमेल कैथेटराइजेशन। फीमेल कैथेटराइजेशन करना है तो उसके लिए करेक्ट क्लीनिंग प्रोसेस क्या होगी यूरेथ्रल मीटर्स की। लेबिया माइनोरा फ्रंट टू बैक, लेबिया मेजोरा बैक टू फ्रंट, वॉल पेरिनियम को करना है या फिर सर्कुलर मोशन में करना है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ यूरेथ्रल मीटर्स फॉर फीमेल कैथेटराइजेशन, आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लीबिया माइनोरा को जो है फ्रंट टू बैक में, अगर यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में है या फिर सुपाइन पोजीशन में फीमेल है, तो यहाँ पे लेबिया की जो माइनोरा है, ठीक है, लेबिया माइनोरा है, उसको हमेशा फ्रंट से बैक साइड में हमें क्या करना है, क्लीनिंग करना है, ना कि बैक टू फ्रंट, ठीक है। ऐसे करने से इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है और फीमेल में यूटीआई होने का कॉज भी यही रहती है, क्योंकि यूरेथ्रा वहां पे क्या रहती है, शॉर्ट रहती है इन कंपेरेटिवली टू मैन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग विच इज डिनोटिंग इन पार्टोग्राफ, फोटोग्राफ। इस ईसीजी के अंदर आपको, इस फोटोग्राफ के अंदर आपको कौन सी ईसीजी आपको दिखाई दे रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है या फिर एसवीटी है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। क्या आंसर होगा यहाँ पे, इस फोटोग्राफ के अंदर आपको किस प्रकार की ईसीजी दिखाई दे रही है। तो
तो देखिए ये जो आपको कंडीशन दिख रही है आपको यहाँ पे, तो एक आपको यहाँ पे अपीयरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये जो अपीयरेंस है कैसा है, सॉ टूथ अपीयरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉ टूथ अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है, एट्रियल फ्लटर के अंदर। ठीक है, एट्रियम के अंदर प्रॉब्लम होगी तो आपको जो है सॉ टूथ अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एट्रियल फ्लटर। सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिलेगी, हार्ट्स के अपर चैम्बर में। तो अपर चैम्बर कौन सा होता है, एट्रिया के अंदर। एट्रिया में क्या देखने को मिलेगी आपको, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम किस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, एक तो यहाँ पे जो है पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और क्या देखने को मिलेगा लास्ट में, डीजीनेस। इसके बाद में आपसे क्या पूछा जाता है कि कार्डिनल फाइंडिंग क्या है इसकी। तो कार्डिनल फाइंडिंग क्या है इसकी, शो टूथ अपीयरेंस। सीधा सीधा एमसीक्यू है, ऑप्शन में अगर आपको थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर फॉर कार्डियोवर्सन। अगर ये ट्रीट नहीं हो रहा है मेडिकल मेडिसिन देके, तो आपको कार्डियोवर्सन के लिए क्या करना है, ट्रीट करना है। इसकी जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, देखो ये सारी जो इमेजेस फाइंडिंग है इसी से रिलेटेड आपको पढ़नी है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आपको खुद से पढ़नी है। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू आते जाएंगे, मैं आपको डिस्कस करवाते जाऊंगा इस प्रकार से, जहां से एमसीक्यू बनता है वहां से। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे अपन इसके अंदर, बीटा ब्लॉकर हम देंगे। तो बीटा ब्लॉकर में भी कौन सी सबसे मोस्ट कॉमन देते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, एस्मोलोल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एस्मोलोल जो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, और यहाँ पे क्या दे सकते हैं, प्रोप्रानोलोन भी आप जो है प्रोवाइड करवा सकते हो। और यहाँ पे एजेनर्स क्या मॉनिटर करना है आपको, ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर मॉनिटर करना है, पोटेशियम का लेवल जो यहाँ पे मॉनिटर करते हुए चलना है। तो ये था क्या, एट्रियल फ्लटर। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू पूछा रहता है अपने को यहाँ से कि यहाँ पे जो है एट्रियल रेट कितनी होगी कॉन्ट्रैक्शंस की। तो ये जो एमसीक्यू पूछते हैं आंसर क्या रहता है, 252 लेके 400 बीट पर मिनट तक जो है ये जा सकती है। अभी देखिए आपके सामने जो ईसीजी की यहाँ पे स्लाइड दिख रही है, ये कंडीशन कौन सी है, एट्रियल फिब्रिलेशन की। आज एट्रिया की डिजीज हम यहाँ पे एट्रिया की यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देख लेंगे। बाकी जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर वेंटिलेटर की सॉरी वेंट्रिकुलर की जो है प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है एट्रियल फिब्रिलेशन में जो है कितनी हार्ट बीट तक देखने को मिल सकती है, तो 350 से लेके 650 बीट पर मिनट तक ये जा सकता है एमसीक्यू। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर अगर पूछ लिया जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि एट्रियल फिब्रिलेशन से ज़्यादा आपको हार्ट बीट से अगर एमसीक्यू पूछा हो, ज़्यादातर इसी देख कर ही आपको पूछी जाती है, फिब्रिलेटरी वेव्स यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, मेजर रिस्क क्या है इस कंडीशन के अंदर। इस कंडीशन में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे इसको एक काफ़ी फ्लटर से भी ज़्यादा यहाँ पे जो डेंजरस माना जाता है। रिस्क क्या है इसकी, रिस्क है इसका थ्रम्बस फॉर्मेशन होने की। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने की यहाँ पे क्या रहती है, रिस्क ज्यादा रहती है, इसलिए जो है इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल साइन क्या है इसके, कार्डिनल साइन क्या है इसके, ऐसे साइन जो केवल इसी में देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन, जो केवल उसी डिजीज में देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नो पी वेव, ठीक है, नो पी वेव आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ईसीजी के अंदर आपको किसी प्रकार की पी वेव आपको नहीं देखने को मिलती है। ये इसका क्या है, कार्डिनल साइन है। मैनेजमेंट आप क्या करोगे, मैनेजमेंट के लिए एक तो देखो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है तो एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं। सबसे पहले O2, O2 के बाद में एंटीकोगुलेंट, क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन के यहाँ पे रिस्क क्या है, काफी ज्यादा है। और आप क्या दोगे, ड्रग ऑफ चॉइस इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगी, अगेन आंसर अपना क्या रहेगा,
डिल्टियाजिम। डिल्टियाजिम यहाँ पे क्या रहेगी, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। ठीक है, और बाद में जो है प्रॉब्लम ठीक ना हो तो कार्डियो वर्शन की भी नीड पड़ सकती है। तो चलिए, इसी के साथ ही आज के अपने सेशन में इतना ही। क्लासेस को यहीं पे, आज के अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको काफी खूब सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने के मिले होंगे, और सारे के सारे एमसीक्यूज कौन से थे, प्रीवियस ईयर नॉर्थ सेट के एमसीक्यू थे। तो विश ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए आपको टेंशन करने की नीड है नहीं। कंप्लीट जो है आपको लास्ट 5 ईयर के जो मैं टॉपिक कवर अप करवा दूंगा उसमें एमसीक्यू सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।